हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 34 लेकर आए हैं। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी अटैच कर रखा है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एक एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। जनतंत्र और क्रांति से अलगाव अर्थात जनतंत्र यानी जनता का तंत्र, जहाँ जो लोकतंत्र होता है उससे क्या हो गया, अलगाव होने लगा। मतलब उससे आपस में जो है ना क्या टकराव होने लगा। और राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाया। क्या किया? राष्ट्र राज्य बनाया। कब? 1848 ईस्वी में। और राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया, यानी इन्हें कुचल दिया गया। इसके तत्पश्चात प्रशा के ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। किसने? प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण यानी राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब हम देखते हैं जर्मनी का एकीकरण क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th में आते हैं ऐसे। तो जर्मनी के एकीकरण की विशेषता क्या है? तो एकीकरण की विशेषता, इस विशेषता को हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद इटली का एकीकरण भी क्वेश्चन आंसर में दिया गया है, तो हम इसको वहाँ डिस्कस करेंगे बेहतर तरीके से। अब उसके बाद हम देखते हैं काउंट फैमिलो दे काबुर सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था ये, और इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। और हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट। और फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबुर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं जिउसेपे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी कौन थे? तो वह एक नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। कौन? गैरिबाल्डी। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया था। सशस्त्र स्वयंसेवकों मतलब जो है ना, उसमें जो है ना एक सशस्त्र स्वयंसेवक एक संगठन होता है जिसमें उन्होंने नेतृत्व किया था। और 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिलिसिला के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनो शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। और उसने दक्षिण इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार इटली का एकीकरण क्या हुआ? संभव हो सका। अब हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखना है। क्या करना है? एक निबंध लिखना है। तो आइए इटली का एकीकरण पे एक निबंध हम लिखते हैं जो आपका दिया हुआ है इटली के एकीकरण पे। तो इटली के एकीकरण 1859 से लेकर के 1870 के बीच हुआ था। ठीक है। उसके बाद इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था और 1830 के दशक में जियोसिपे मेत्सनी, यानी मेत्सनी के बारे में हमने अभी पढ़ा था इससे पहले वाले वर्कशीट में। तो 1830 के दशक में मेत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। किसने? मेत्सनी ने। और 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुआ था। क्रांतिकारी विद्रोह क्या हुआ था? असफल हुआ था। उसके बाद 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीति संधि की। कौन सी संधि? एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया वालों को हरा दिया। और उसके बाद 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इमैनुएल द्वितीय को इटली का
एकीकृत राजा घोषित कर दिया गया। द्वितीय आप ऐसे लिखेंगे, द्वितीय, ये होता है करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसे आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना, तो एकीकृत जर्मनी का राजा विलियम प्रथम बना था। कौन बना था? विलियम प्रथम बना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण की विशेषता निम्नलिखित है, नीचे है, आइए इसे एक एक करके वर्णन करते हैं। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एकीकरण के परसा के नेतृत्व में हुआ था। ये फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, ये सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट है, परसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा किया था। किसने? ऑटो वन बिस्मार्क ने। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में परसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और 1871 में केसर विलियम्स प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में पर्शिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया और नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद इसे अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद 1848 के बाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद यानी क्रांति अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। इस दौरान राष्ट्रवाद का स्थान उग्र होता चला गया। उग्र मतलब काफ़ी जो है ना, जो कि हिंसा फैलाने वाले हो गए। ठीक है, और उपनिवेशवाद और युद्ध को राष्ट्रवाद का एक भाग मान लिया गया तथा राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र की बजाय तानाशाही पर अधिक जोर दिया गया। और इसके साथ साथ आप और यहाँ से आंसर लिख सकते, देखिए, और आपको अगर और आंसर इसमें जोड़ना है तो आप इस आंसर को भी आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, 1848 में यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एक क्रांति से अलगाव होने लगा था। यहाँ से ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं। सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना को इस्तेमाल किया और यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को, तो यहाँ तक आप जो है ना क्या करेंगे, यहाँ तक इसे लिख सकते हैं। एक सेकेंड में फिर से टिक कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं आंसर, क्योंकि आंसर बहुत कम है और आपका लास्ट 10th के स्टूडेंट है और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए करके आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड इसे करना है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।